बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माहम अकेडमी। हम नाइन्थ बायोलॉजी का 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, एंजाइम के काम करने पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उन अवामिल के बारे में हमने पढ़ना है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है और आज के बाद आपको, आज के लेक्चर के बाद इसका कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हम देखेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से या नॉर्मल रखने से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उस पर क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को देख लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है बेसिकली मुनासिब तरीन टेम्परेचर। ठीक है, एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एट दिस टेम्परेचर एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट। और उस टेम्परेचर पर जो एंजाइम होता है वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा होता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम करे उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी मुनासिब तरीन टेम्परेचर कहते हैं। और इंसान के जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 जो है सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम इन 37 सेंटीग्रेड। यानी 37 सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि जो इंसान में एंजाइम्स पाए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली कि टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्रीजेस अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक वक्त आता है जब जो है एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम रेट पर होती है और उसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है तो एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, हीट ब्रेक्स एंजाइम बॉन्ड। हीट क्या करती है, जब हम मजीद टेम्परेचर दे रहे होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद भी, तो हीट जो है एंजाइम्स के बॉन्ड को तोड़ देती है और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो खतरे में पड़ जाता है। एंजाइम स्ट्रक्चर इज लॉस्ट और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन, कि एंजाइम के स्ट्रक्चर का लॉस्ट हो जाना हीट की वजह से। हीट क्या करती है एंजाइम्स के, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हीट दी जाएगी तो वो एंजाइम्स के बॉन्ड्स को तोड़ देगी और इस तरह उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, डीनेचरेशन। और जब डीनेचरेशन होगी तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो तेजी से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं। ये हमें ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये है हमारे पास के जो है एंजाइम के काम पर टेम्परेचर का असर। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी पर हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो ये हमारे पास बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर हम इंसान के लिहाज से देखें, इंसान के एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब 37 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, 37 सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन 37 के बाद जैसे ही टेम्परेचर मजीद बढ़ता है, 37 से ज्यादा होता है, 40 से 50 के दरमियान में आता है, तो फौरन से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, रैपिडली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यही हमने उसमें कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पीएच। ठीक है, पीएच क्या होती है, पीएच जो है ना, जिस फ्लूइड में एंजाइम काम कर रहे होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच। ठीक है, जिस फ्लूइड में जो है एंजाइम्स काम करेंगे वहां पर मौजूद हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसे हम क्या कहेंगे, पीएच कहते हैं।
तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच। जो हमारे एंजाइम्स हैं वो पीएच के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पीएच बेसिकली जो है या एसिडिक हो सकती है या बेसिक। अगर पीएच कम होगी तो वो एसिडिक होगी, और अगर हमारे पास जो है पीएच ज़्यादा हो जाती है तो वो बेसिक होती है। ठीक है, तो हर एंजाइम की एक खास ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ईच एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम की एक खास जो है मुनासिब तरीन पीएच होती है जिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो अब है हमारे पास एट ऑप्टिमम पीएच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, यानी वो पीएच जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। अब वो कहते हैं कि पीएच अगर तब्दील हो जाए तो उसका क्या असर होता है एंजाइम पर। ठीक है, तो चेंज इन पीएच अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। ठीक है, वो क्या करती है? एक्टिव साइट पर जो अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं उनकी आयनाइजेशन को चेंज कर देती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो इन नेचर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं? अमाइनो एसिड। तो इसी तरह एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जिसने कैटालाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, उसमें जो अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं उसकी आयनाइजेशन चेंज हो जाती है अगर पीएच चेंज हो जाए। ठीक है, पीएच के चेंज होने से क्या होता है? आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब वो चेंज होती है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। इट स्लोज डाउन और कम्प्लीटली ब्लॉक्स एंजाइम एक्टिविटी। इससे क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी या तो स्लो हो जाएगी या मुकम्मल ब्लॉक हो जाएगी, यानी वो या वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा या स्लोली वर्क करेगा। तो एक और पॉइंट है कि डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट पीएच होती है। ठीक है, हर एंजाइम की जो है पीएच डिफरेंट होती है। कोई एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं और कोई जो है बेसिक में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है? इसकी लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद है। ये किस मीडियम में काम करता है? अल्कलीन मीडियम में, यानी उसकी पीएच क्या होगी? ज़्यादा होगी। अल्कलीन मीडियम में काम करता है, और इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है यानी मुनासिब तरीन पीएच जिस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा वो क्या है? 7 to 8 है। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन के लिए था। इसी तरह अगर हम जो है पेप्सिन को देखते हैं तो जो है हमारे पास पेप्सिन जो है ना ये स्टमक में मौजूद होता है और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में किस पीएच पर काम करता है? इसकी ऑप्टिमम पीएच है 1.5 से 2। अगर ये इसको पीएच दे दी जाए तो ये जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसी को हम समझते हैं। अब हम पीएच के कंसेप्ट को समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर जो है हमें यहाँ पर जो है बच्चे हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये है हमारे पास पीएच। ठीक है, और ये हमें जो है इस ग्राफ में ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है वो 7 to 8 पीएच पर काम करता है और पेप्सिन जो है वो 1.5 से 2 पीएच पर काम कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जब जो है उनको मुनासिब तरीन यानी ऑप्टिमम पीएच मिलती है। ठीक है, ये है। अब देखें 1.5 से 2 के दरमियान में ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। अब ये 1 और 2 के दरमियान में यानी 1.5 से 2 के दरमियान में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यानी ऑप्टिमम पीएच पर रिएक्शन का जो रेट है वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही हम जो है पीएच को ज़्यादा कर देते हैं, 3 तक लेकर गए हैं, तो जो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन जो है वो दोबारा से स्लो होके बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर ट्रिप्सिन की बात की जाए, ट्रिप्सिन का जो है इसने 7 to 8 जो है के दरमियान में ऑप्टिमम इसकी पीएच है, इसमें इसका रेट जो है वो मैक्सिमम होता है रिएक्शन का रेट। तो हम देख सकते हैं कि ये 7 और 8 है, और इसके दरमियान में जो है कि अगर ये जो यहाँ पर काम कर रहा है तो इसका यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है 7 to 8 के दरमियान में। लेकिन जैसे ही जो है इसकी पीएच 9 होती है तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाता है और यहाँ तक कि ये बिल्कुल रुक भी सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पीएच का कंसेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं
थर्ड हमारे पास फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बेसिकली सबस्ट्रेट क्या होती है, वो चीज़ जिस पर जो है एंजाइम ने काम करना है और उसको प्रोडक्ट्स में चेंज करना है, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की हमने बात करनी है कि अगर हम इंक्रीज कर दें सबस्ट्रेट को, एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन भी तेज हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, एट हाई कंसंट्रेशन ऑल एंजाइम एक्टिव साइट बिकम ऑक्यूपाइड। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सबस्ट्रेट ज्यादा करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट हैं वो सब की सब फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी जो है एंजाइम के अंदर जो कैटालाइसिस का काम करना है वो एक्टिव साइट्स नहीं करना है। ठीक है, अगर एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना, कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं बचती, और इस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। और इसके बाद हम जितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते रहें तो वो रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या पढ़ा कि अगर हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक हद तक। ठीक है, जब तक एक्टिव साइट फ्री होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता जाता है। जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं तो हमारे जो है सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि जो है एक्टिव साइट सारी फिल हो चुकी हैं, और इस कंडीशन को हम सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट का नाम दे रहे हैं। जब सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट हो जाती है तो फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है सबस्ट्रेट की मिकदार कि ठीक है, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की मिकदार जो है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट की मिकदार कम है, फिर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया है जब सारी एक्टिव साइट जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिव साइट जो है वो फ्री नहीं है, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम जो है हो चुका है, एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा कि हम जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, रिएक्शन मज़ीद जो है ऊपर नहीं जाएगा, मज़ीद नहीं बढ़ेगा, उसकी स्पीड जो है मज़ीद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा।